ओके जी, तो कंट्रोल्स पे सवाल है हमारा। अगेन मैं रिपीट कर दूं, हमने जितने भी सेशंस किए, आपने कहा सर इंटरनल कंट्रोल्स और फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करा दें, तो मैंने एक ऐसा सवाल बनाया जो आज तक एग्जाम में टेस्ट नहीं हुआ। तो सही है, आपने जितने भी सेशंस लिए हुए या जितने भी सवालात किए हैं वो अपनी जगह, और ये एक ऑल टुगेदर यूनिक थिंग अपनी जगह। तो अगेन इसको करने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आइडेंटिफाई करें डेफिशिएंसी इन द अबव मेंशन सिस्टम। तो आपने पहचानना भी ये है कि ये इंटरनल कंट्रोल में सवाल आया कहाँ से। आपका समय शुरू होता है, आप चलें। ये अपलोड कर दिया मैंने, ग्रुप में भी भेज देते हैं। ये अपलोड वैसे हो चुका है। ओके, तो ग्रुप में भी भेज देते हैं ये भेज दिया मैंने ग्रुप पे भाई। क्या स्क्रीन पे तो पूरा ही आ रहा है। इसमें अगेन रिक्वायरमेंट ये है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज, और डेफिशिएंसीज के इम्पैक्ट्स बताना बहुत लाजमी होते हैं। फिलहाल तो आप यहीं से कर लें, नूरुल्लाह भाई वो भी भेज देंगे आपको आफ्टर क्लास। आमना पहला तो वेरी वेल डन, बहुत अच्छा पिक किया आपने। अवेज गलत। तंजील गलत, लिखने का तरीका गलत है। इम्प्लीकेशन बतानी है उमर, पहले इशू और फिर उस इशू से आने वाली इम्प्लीकेशन। शुक्रिया।
गलत हादी। नया इससे अचीव क्या होता है जो आपने डेफिशिएंसी लिखी है? हाँ, अली मोहम्मद इमरान, ये तुमने अच्छा लिखा है, ये बिल्कुल सही पिक किया। सुना? सही, अच्छा लिखा है। गवर्नेंस का इशू है, CIO के अलावा कोई और कमेटी नहीं है जो देख रही है। ये अच्छा लिखा है, गुड। सही है मनाइल, वेरी वेल डन, अच्छा लिखा है। मानूर, ये भी सही है बिल्कुल। हाँ जी, बाकी अच्छा, ये सवाल मैंने बनाया जनरल कंट्रोल से। IT नहीं, जनरल कंट्रोल से, जनरल कंट्रोल्स होते हैं ना। तो ओवरऑल जनरल कंट्रोल का सवाल आज तक आपने एग्जाम में भी नहीं देखा होगा, पर अगर वो एक सवाल में डाल दे तो यही तो है कि आपको पता होना चाहिए कि जनरल कंट्रोल्स में एक्सेस मैनेजमेंट आता है, चेंज मैनेजमेंट आता है, गवर्नेंस आती है, जनरल कंट्रोल जो ओवरऑल होते हैं। तो ये वही टेस्टिंग है इसके अंदर। पहला गलत लिखा है एनोनिमस भाई। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट रिपोर्ट टू चीफ IT ऑफिसर, ऐसा इंटरनल ऑडिट कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे? तो भंगी, मतलब ये क्या, कहाँ से लाए हो ये डेटा? जैन बिल्कुल सही लिखा है ये वाला। तुमने रवील पिक सही किया है, बस इसकी इम्प्लीकेशन लिखो ना। और आयशा सही लिखा है ये वाला, वेरी गुड। अलीजे बिल्कुल सही लिखा है, सेग्रीगेशन और ड्यूटी का मसला है। अनाया बिल्कुल सही लिखा है। महराज वेरी गुड, अच्छे पिक किए हैं तुमने। दिस में लीड टू फुल मार्क्स। राबेल, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस, जो आपने लिखा है? पिक सही किया है। हफ्सा, आपने डेफिशिएंसी थोड़ी सी मिनिमल लिखी है, बट ये कि जो इसके इम्पैक्ट है वो सही नहीं लिखा। एनोनिमस, ये सही है भाई, सुनाओ। अच्छा, इनको ही बता दें, लीवर्स आर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम आफ्टर द इंटीमेशन।
ये डेफिशिएंसी है। अच्छा, यानी मेरे ख्याल से ये तो ये होना चाहिए ना कि यार वो तो इमीडिएटली खुद ही हट जाना चाहिए उसको, या एचआर से सिस्टम लिंक होना चाहिए जो कि उसके रेजिग्नेशन पे ऑटोमेटिक उसको सिस्टम से रिमूव कर दे। ऐसा ही है, आगे बताओ। Not by HR himself when they leave the organization. This may lead to users having access though they are not all employees of the ML and data still can be used by them. वेरी गुड, यानी इसकी इम्प्लीकेशन तो ये है ना कि वो जा भी चुका है, उसके बाद स्टिल एक्सेस होगा तो वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। वेरी गुड, पहला तो बिल्कुल सही है। Regular system backups are scheduled by ERP vendor and IT department rely on these backups rather than verifying it. It may be possible that backup sent by vendor is incorrect or incomplete and management will ultimately be unable to recover data in case of any mishap. वेरी गुड यार, ये कितने लोगों ने पिक किया था कि जो वो बैकअप है वो खुद कर रहे हैं और ये लोग उसको टेस्ट ही नहीं कर रहे, उस पर रिलाय कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इनएक्यूरेट बैकअप्स हों। ये पिक किया था, तो वेरी गुड यार, वेरी वेल डन, बिल्कुल दोनों सही लिखे हैं। तीसरा, Decision regarding IT system vendors and priorities are made by CIO. There is a lack of segregation of duties. CIO might easily commit fraud by following collisions. वेरी गुड यार, क्योंकि यहाँ पे सारे डिसीजन सीआईओ ले रहा है, कोई कमेटी वमेटी नहीं बनी हुई जो अप्रूवल देगी। तो जब सारी चीज़ें यही डिसाइड कर रहा है तो क्या हमारे पास लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ है, एंड अल्टीमेटली ही कैन कमिट एनी टाइप ऑफ फ्रॉड। वो महंगा खरीद सकता है, वो मतलब गलत सिस्टम खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है, और सोने पे सुहागा वो कमेटी का पार्ट भी है, तो वो अपने एरर्स को कभी भी सामने नहीं आने देगा। एक इंडिपेंडेंट कमेटी होनी चाहिए, बिल्कुल वेरी गुड। आगे, नहीं तुमने एक चीज़ मिस की कि उसने दस्ती दस्ती जो है सिस्टम इम्प्लीमेंट करा दिया सीधा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, यानी हमने ये सीखा था। अच्छा, उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, फिर एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए और फिर लाइव होना चाहिए। कितने लोगों ने ये पिक किया था? वेरी गुड। तो अगर ऐसा सवाल आता है ना, वो 10 नंबर से कम का नहीं आएगा, तो दीज कैरी 10 मार्क्स। और अगेन ये एक अनयूजुअल सवाल है कि जनरल कंट्रोल्स पे आज तक उसने सवाल नहीं पूछा है। लिख दो, क्या मसला है? मसला ही है ना कि क्यों होनी चाहिए, ताकि कोई एरर ना हो। मेरे ख्याल से इसकी इम्प्लीकेशन तो ये है कि अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्शन में जाएंगे तो सिस्टम एरर इतने ज़्यादा होंगे कि आप पकड़ ही नहीं पाएंगे उसको। यस, तो प्रोडक्शन में जाने का मतलब यही है ना कि वो लाइव हो गया। अच्छा, यहाँ पे चलसी कुछ प्रोडक्शन ये समझ रहे थे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो बंगी लिख रहे हैं कि गुड की प्रोडक्शन गलत हो जाएगी। अबे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का मतलब होता है लाइव इन्वायरमेंट, जहाँ पे काम चल रहा होता है। सही है? वो तो गवर्नेंस में आ गया ना। देखो, लॉस ऑफ फ्यूचर सेल इज द, मैंने तो आपको बोला कंट्रोल डेफिशिएंसीज क्या है इसमें, तो वो तो आप बिजनेस दिस बता रही है ना कि कस्टमर की कंप्लेन नहीं सुन रहे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कस्टमर की कंप्लेन नहीं है, इन लोगों की कंप्लेन है जो यूज कर रहे हैं सिस्टम। तो कस्टमर नहीं है ना, ये एम्प्लॉइज हैं। आप दो चीजों को मिक्स कर रही हैं। ये पूरा हिस्सा गवर्नेंस से लिंक्ड है। गवर्नेंस का मतलब ये है कि कोई देखने वाला ही नहीं है। अगर कोई कंप्लेन्स होते तो वो इमीडिएटली एड्रेस किए जाते, और पहली सूरत में तो कंप्लेन होनी ही नहीं चाहिए। और वो कंप्लेन आज इसलिए रही है क्योंकि वो ऑल टुगेदर डायरेक्ट प्रोडक्शन में जा चुका है, जबकि उसकी पहले टेस्टिंग होनी चाहिए, एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए, सबसे रिटन में साइन होने चाहिए, फिर जाके ये लाइव होना चाहिए। क्योंकि हम जब भी देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी कोई सिस्टम चेंजेस होते हैं तो उसमें लाजमी ये होता है कि पहले वो बना लेता है एक बैकएंड पे, और फिर उसकी टेस्टिंग होती है लाइव होने से पहले। ये भाई क्या करके बैठे हैं, डायरेक्ट लाइव कर दिया इन्होंने, तो ऐसी बात है दिस में लीड टू एरर्स। किसी को पता ही नहीं है क्या हुआ है। क्लियर है जी? तो इनकरेक्ट इन्वेंट्री बैलेंस मेरी जान उसी वजह से आ रहा है ना, तो एक ही बार को 3 बार क्यों लिखेंगे? हम तो कहेंगे गवर्नेंस नहीं है ना, तभी तो भाई इनकरेक्ट इन्वेंट्री बैलेंस क्यों आ रहा है? तो आपने टेस्ट नहीं किया, तो बात तो वही हो गई ना, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सही है? अच्छा, भाई मैं फिर कह रहा हूँ, जब एक बार बता दिया कि ये मसले क्यों आ रहे हैं, कि आप डायरेक्ट लाइव हो गए,
तो उससे कनेक्ट करके लिख दो कि दिस में लीड टू मल्टीपल एरर्स एज सजेस्टेड बाय द सिचुएशन। वो 3 लिख दो चीजें, इसमें मुसीबत क्या है? मेन चीज तुमसे पिक नहीं हो रही, चस्सी बोल रहे हो इम्प्लीकेशन, मेन चीज तो पिक करो ना कि वो क्यों लाइव हो गया, उसको पहले टेस्ट होना चाहिए, फिर आगे की इम्प्लीकेशंस लिखो। तो वो तो है ही, ये तो है भाईजान, मैंने आपको ये सिखाया था सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, डेवलपर अलग होना चाहिए, यूजर, डेवलपर के पास तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग राइट्स होने चाहिए, उसके पास एंट्री वेंट्री बनाने का कोई इख्तियार। यहां पे ये भाई साहब एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स लेके बैठे हुए हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स का मतलब यह है, प्लीज सुनिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स का मतलब यह है कि ये बंदा सिस्टम में जाके कोई भी एंट्री पार्क कर सकता है, तो इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होने नहीं चाहिए। तो वो तो है ही ना कि एक ही बंदा कर रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, एक बंदे के पास नहीं होना चाहिए ना, वो रिमूव भी कर रहा है, ऐड भी कर रहा है, उसके भी ऊपर कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, सही, अनऑथराइज हो सकते हैं। अच्छा, अब no internal team member have access to system logs. Any unnecessary changes made in the system, backup will go undetected. सर सिस्टम बैकअप वाली कंट्रोल डेफिशिएंसी पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, अभी कर लेते हैं, प्लीज सुनिएगा। अच्छा, ये सबको चेक होके मिलेगा, वो बेफिक्र रहें। अच्छा, अब इधर देखो, यहाँ पे जो बैकअप वाला हिसाब किताब है ना अली भाई, ये बैकअप वाली बात, तो देखो बात सुनो, हमें ये पता है कि एक जनरल कंट्रोल होता है कि कल को हमारे ऑपरेशन डिस्टर्ब हो जाए या हैंग हो जाए या कोई हैक हो जाए, हमारे पास बैकअप इमीडिएटली होना चाहिए। ये हमने सीखा था कौन से कंट्रोल में, जनरल कंट्रोल में, जिसमें हमने कहा सर्विस लेवल एग्रीमेंट होने चाहिए, SLAs जो होते हैं, सही ना, और हमारे पास बैकअप अरेंजमेंट्स होनी चाहिए। अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई हमने जिस वेंडर से सॉफ्टवेयर बनवाया है वो बैकअप ऑटोमेटिक बनाता है, खुद बनाता है, पर यहाँ पे कोई बंदा उसको चेक करने वाला, वैलिडेट करने वाला नहीं है। दिस इज इटसेल्फ, देखो आपने कंट्रोल तो लगा दिया, पर क्या वो कंट्रोल एफिशिएंट है या डेफिशिएंट है? अच्छा, डेफिशिएंट ये है कि भाई जिम्मेदारी तो आपकी है, कल को वो बोले भाई नहीं हुआ बैकअप तो क्या कर लोगे? तो क्या उस पर कोई चेक एंड बैलेंस है या ये लोग उसके हवाले हैं? तो एक बंदा होना चाहिए ना जो कि ये मेक श्योर करे कि अगर 1 महीना गुजर चुका तो 1 महीने के जनरल लेजर, डेटा, इनवॉइसेस सब के सब बैकअप हो चुके हों। वो कह रहा है वो ऑटोमेटिक कर लेता है, ओ भाई कर तो लेता है, पर क्या सही हो भी रहा है नहीं होता वो तो आपने चेक करना है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है? आप सिंपल एक काम ये करते हैं, अपना GL उठाते हैं और देखते हैं बैकअप में कितना अमाउंट आ रहा है। बैकअप में क्या, अगर 500 इनवॉइसेज हैं तो बैकअप में 500 इनवॉइसेज दिख रही हैं या नहीं दिख रही? दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर बैकअप, कि कल को हमारा सिस्टम हैक हो जाए, करप्ट हो जाए, हम वापस से रिट्रीव कर सकें। पहले बताओ बात समझ आ रही है? तो ये इसमें इशू था। चलें सर, इसमें लिख सकते हैं कि हैकर हैक द सिस्टम, इसमें कहाँ लिखा हुआ है? इसमें कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा, सो फार जो हमने अभी बातें की उसमें से आप लोगों ने कितने पिक कर लिए थे? तकरीबन चलें 4, ओके, सारे पिक किए थे, वेरी गुड। अब देखते हैं इधर, 1 मिनट रुकिएगा। हमने सबसे पहले इसमें हेडिंग डाली लैक ऑफ फॉर्मल चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। अच्छा, चेंज मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि मैंने आपको उस वक्त भी सिखाया था कि आप अपने सिस्टम के अंदर कुछ प्रोग्राम चेंजेस करना चाहते हैं, उसकी हेडिंग भी थी प्रोग्राम चेंजेस, तो वो प्रोग्राम चेंजेस को हम कहते हैं चेंज मैनेजमेंट। आगे सुनो, customization were deployed directly into the live ERP system without testing, documentation or approval. Risk is of data integrity error across the finance and inventory and system instability and operational disruption. हेडिंग नहीं भी डाली कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि हम तो ये कहते हैं ना कि हम एक एक बताते हैं कि आप अगर पॉइंटर्स फॉर्म में भी लिखना है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ये तो मैंने वाज़ेह करने के लिए कि भाई चेंज मैनेजमेंट का इशू है, क्लियर है? आगे सजेशन, implement a structured change management policy requiring testing in a staging environment, documents, approval, rollback plans and audit trail for, पूरी ट्रेल होनी चाहिए, अप्रूवल होनी चाहिए तो लाइव जाएगा। अच्छा, इसमें सजेशन मैंने इसलिए लिखी हुई है क्योंकि आपसे मांगी नहीं थी मैंने सवाल में
सिर्फ मैंने इसलिए लिखी हुई है कि अगर आपके एग्जाम में ये भी आ जाए तो एक बार रीड कर लेना, सिर्फ नॉलेज के लिए, कि प्रॉपर कर दिया मैंने उसको कि भाई सजेशन भी आ रही है। तो सीधी सी बात है, आप अगर सादा खुशबू जबान में भी लिखते तो क्या होता, आप बोलते एनी चेंजेस बिफोर मेकिंग लाइफ शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड अप्रूव बाय द रेलेवेंट पर्सन, दैट्स इट, पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसमें इतनी लंबी नहीं करनी, आप सिंपल बोलो एनी चेंजेस मेड इन द सिस्टम बिफोर गोइंग लाइव शुड बी अप्रूव बाय द रेलेवेंट इंडिविजुअल एंड डॉक्यूमेंटेड। लॉग बनना चाहिए, चलो लॉग तो बनता ही है कि क्या क्या चेंज हुआ है, दैट्स इट, ये बोल रहे हैं हम। वो कह रहा है डायरेक्ट वो लाइव हो गया। अच्छा अब आगे सुने, सजेशन नहीं लिखनी थी, ये मैंने एडिशनल बताया है। सर जो डेफिशिएंसी होती है उसको सजेस्ट करते हैं कि ये होना चाहिए, नहीं मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैंने अभी आप लोगों को इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ डेफिशिएंसी और उसके इम्पैक्ट बोले थे। अच्छा एग्जाम में अगर वो डेफिशिएंसी निकालने को बोलते तो इम्पैक्ट आपने लाजमी बताना है, क्योंकि डेफिशिएंसी कहलाती तब है जब उसका कोई इम्पैक्ट हो। सजेशन देख लेना है कि मांग या नहीं मांग रहा, इसमें मैंने नहीं मांगे थे सजेशन, मैं सिर्फ कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए कि अगर तुम्हें लिखना हो तो क्या लिखोगे। क्लियर है? चलें जी ऑनलाइन वालों क्लैरिटी है यहाँ तक, जल्दी बता दो सारे बच्चे। सर एचआर वाला रिस्पॉन्सिबल है 3 चीज़ों के लिए, हाँ बेटा मैंने बता दिया था, फजा नहीं है, अभी रुक जाए 1 मिनट। आगे दूसरा, इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपर हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू द लाइव सिस्टम एंड सेंसिटिव डेटा, देयर इज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड चेंजेस ऑफ डेटा मैनिपुलेशन एंड पोटेंशियल फ्रॉड और एरर विदाउट, भाई उसको एक्सेस होना ही नहीं चाहिए। सिस्टम को चलाने वाले अलग, बनाने वाले अलग, उसको तो सिर्फ रिक्वेस्ट जानी चाहिए ये चेंज कर दे, वो हमसे अप्रूवल लेगा फिर लाइव करेगा, बाकी उसका हमारे सिस्टम से कोई ताल्लुक, वो एंटर ही नहीं हो सकता। यहाँ पे वो एंट्री लेके बैठा हुआ है। अच्छा ये कितने लोगों ने पिक किया था, ये वाला हो गया था कि उसके पास लाइव सिस्टम का एक्सेस है जो कि होना नहीं चाहिए। अच्छा भाई वेरी गुड। शायान आबिद शेख कह रहे हैं सर मुझे सवाल समझ नहीं आया था, उसकी नेचर समझ नहीं आई थी। तो बेटा अब ये सवाल इसलिए तो कराया था कि आपको समझ आ जाए कि सवाल आया कहाँ से था, जनरल कंट्रोल से, और जनरल कंट्रोल्स में लैकिंग है और उसके होने से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये बात थी जी, वही तो बात लिखी हुई है, तुमने तरीका चेंज कर दिया। बात तो ये लिखी हुई है ना कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, गलत यूज हो सकता है, वो सारी चीजें। आगे लैक ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ यूजर एक्सेस मैनेजमेंट। सर आपकी बुक में जो क्वेश्चन है इंटरनल कंट्रोल के वो काफ़ी अच्छे थे, तो वो भी हैं ये भी हैं, तो दोनों का मिक्सचर अच्छे हो जाएंगे। चलें अच्छा, वन HR एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजेस ऑल यूजर एक्सेस एंड इट सीम्स दैट देयर इज अ नो एक्सेस रिव्यूज और ऑटोमेशन व्हिच मे लीड टू अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड ऑर्फन अकाउंट्स एंड एक्सेसिव प्रिविलेज। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ही बंदा जिम्मेदार है लोगों को एक्सेस देने के लिए, रिवोक करने के लिए, तो उसने किसको एक्सेस दिया किसी को क्या पता। तो वो तो प्रिविलेज अकाउंट्स का मतलब होता है कि भाई जिस एक ऐसा अकाउंट बना दिया जिसको सब राइट्स दे दिए, वो यहाँ भी एंट्री कर सकता है वहाँ भी एंट्री कर सकता है, जबकि रिस्ट्रिक्टेड राइट्स होने चाहिए। अगर आप सेल्स के बंदे हो तो आपको कौन सी एंट्री अलाउ होनी चाहिए, सेल्स की, बाकी सिस्टम आपको दिखना नहीं चाहिए, फ्रीज होते हैं बाकी ऑप्शंस, आप जो चीज़ एंट्री करेंगे बस वो आपका एरिया होगा। अब यहाँ पे जब हम किसी को एक्सेस देते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ में, जब मैं देखता हूँ तो हम देखते हैं सही है एडमिन के बंदे के पास एक्सेस है, IT एडमिन के पास, कि भाई वो एक्सेस दे सकता है, पर वो एक्सेस तब दे सकता है जब किसी के पास रिक्वेस्ट है। यानी फॉर एग्जांपल फाइनेंस में एक बंदा हायर हुआ, अच्छा फाइनेंस में जब एक बंदा हायर होगा तो उसको सिस्टम में एक्सेस कौन देगा, ये बंदा, पर इसकी रिक्वेस्ट रेज होगी, फाइनेंस की तरफ से जाएगी, उसकी अप्रूवल होगी, फिर वो आएगा। यहाँ पे कह रहा सब ऑटोमेटिक कर रहा है, तो अपेरेंटली लग रहा है कि कोई रिव्यू मैकेनिज्म नहीं है, तो ये तो किसी को भी एक्सेस दे सकता है जो कि होना नहीं चाहिए। एग्रीड? नहीं नहीं, सैलरी एक्सपेंस क्या कुछ भी चेंज हो सकता है, तो व्हाई यू आर स्ट्रिक्ट टू द सैलरी थिंग। नहीं मैं, आप समझे नहीं ना इस बात को, आप ये बोलो ना कि HR का बंदा है उसके पास एक अननेसेसरी राइट है, HR का बंदा है उसके पास अननेसेसरी राइट है। अच्छा अब सही हो गया, सही चल रहा है भाई अभी क्लास, या वापस से लैग हो रहा है, रिपीट करते हैं, रिपीट कर देते हैं। ओके, अरे भाई क्या मुसीबत है ये,
अब सही है? एक मिनट रुकना, मैं जरा वापस से शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। अब बताएं, अब सही आ रही है स्क्रीन? स्क्रीन नहीं आ रही? अच्छा यार एक मिनट रुकना, फिर उसको बुलाते हैं। एक मिनट रुकिएगा यार। अब सही है? सही हो गई? ओके चलें, गुड, ओके। अच्छा हम बात ये कर रहे थे इस पे, सही है, हम बात ये कर रहे थे कि इनका सवाल आया कि सर एचआर वाला बंदा है तो सैलरी में मैनिपुलेशन, भाई वो कहीं भी कर सकता है। हम कह रहे हैं एक बंदे को वापस से बताता हूं, चलो सुनो। हमने एक एचआर वाले बंदे को एक्सेस प्रिविलेज राइट्स दिए हुए कि वो एक्सेस दे भी सकता है, रिवोक भी कर सकता है, एग्रीड। हम ये कह रहे हैं ये एक्सक्लूसिव राइट्स आपने उसको दिए हुए तो हैं, पर उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। भाई मैकेनिज्म ये होना चाहिए कि एक बंदे के पास पहले रिक्वेस्ट जानी चाहिए रेलेवेंट डिपार्टमेंट से कि इसको एक्सेस दो। यानी एक बंदा फाइनेंस में आया नया उसने ज्वाइन किया है, सही है, तो उसके पास के सिस्टम में एक्सेस होगा या उसको मांगना पड़ेगा? अच्छा, रिक्वेजिशन रेज होगी, फिर उसके रिव्यू होने चाहिए कि हाँ भाई कि वाकई में तो एचआर वाला एक बंदा सबको एक्सेस दे रहा है। ये नहीं होना चाहिए ना। अगर वो एक्सेस दे तो उसका एक बॉस होना चाहिए जो कि अप्रूव करे कि भाई ये एक्सेस की रिक्वेस्ट चाहिए, ये मैं अप्रूव कर रहा हूं। उसका बॉस देखे क्या इसका एक्सेस इतने पावर के साथ बनता भी है या नहीं बनता। पर अभी अपेरेंटली ये लिख रहा है कि भाई कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, एक ही बंदा है बस वो एक्सेस दे रहा है, रिवोक कर रहा है, कहानी खत्म। तो पहले बताओ ये बात समझ आती है? तो देयर शुड बी अ प्रॉपर अप्रूवल मैकेनिज्म बिफोर गिविंग एक्सेस टू एनी इंडिविजुअल। पहले बताओ बात समझ आती है? अच्छा ऑनलाइन तो प्लीज बता दो ये बात समझ आती है क्या? बिल्कुल है, अपॉर्चुनिटी है ना कि भाई वो तो किसी को भी एक्सेस दे सकता है। तो वही तो जनरल कंट्रोल के फारिग होने का मतलब है पूरा गया गेम, एग्रीड है? चले ओके। हाँ जैसे 1 मिलियन के ऊपर अप्रूवल चाहिए होता है भंगी, यहाँ पे हर एक एक्सेस के ऊपर अप्रूवल चाहिए होता है ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो सके। चलें सर, डेटा थेफ्ट का रिस्क वैलिड है, अनऑथराइज लोगों के पास एक्सेस है कंपनी कस्टमर डेटा का, यानी हम तो एक उससे ऊपर की बात कर रहे हैं कि पूरे एफएस में कुछ भी हो सकता है, उसकी सोच भी छोटी है। वो कह रहा है कि मैं जो हूं ना डेटा चोरी करके भाग जाऊंगा। अबे भाई कोई एंट्री कहीं भी हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकती है। हम एक ब्रॉडर टर्म में बात कर रहे हैं क्योंकि देखो आपको मैंने ये सिखाया है, आपने कहीं से भी पढ़ा, आपने ये बात सीखी होगी, जनरल कंट्रोल्स अप्लाई टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब कहने का मतलब है मैं किसी भी, फॉर एग्जांपल एक पेरोल में बंदा है, उसको मैंने एक्सेस प्रिविलेज राइट्स दे दी है, वो आज भी चेंज कर सकता है, तो क्या वो फ्रॉड करेगा? तो यहां पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। अच्छा एक बंदा फाइनेंस में वो कोई भी इनवॉइस प्रोसेस कर सकता है, अपॉर्चुनिटी है, पेमेंट निकाल देगा बाहर, उससे सेटिंग करेगा, वेंडर से बोलेगा तेरे को पैसे ज्यादा कराओ, आधे कर लेंगे। पर वो तब ना जब उसके पास एक्सेस होगा। हम तो कह रहे हैं एक्सेस देने से पहले सोच लो कि उसको कितने इख्तियारात देने हैं। अच्छा अब एक ही बंदे को तुम पेबल की एंट्री बनाने पे और जो इनवॉइस सेटलमेंट दोनों के राइट दे दोगे, वो क्या करेगा? फ्रॉड करेगा। बात समझ आ रही है? तो आपने अपने राइट्स को, सामने वाले बंदे के राइट्स को क्या रखना होता है? लिमिटेड। अगेन उसको एक बार रीड कर लेते हैं। वन एचआर एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली, ये बात समझे हैं, मैनुअली मैनेजेस ऑल यूजर एक्सेस एंड इट सीम्स दैट देयर इज नो एक्सेस रिव्यू और ऑटोमेशन। यानी किसको एक्सेस दिया जा रहा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो आपसे मैं पूछता हूं कि अगर मैं किसी को एक्सेस दे रहा हूं और मुझे यही नहीं पता कि किस किस को इस साल एक्सेस दिए गए, कोई रिव्यू करने वाला नहीं है, तो ये तो किसी को भी कोई भी एक्सेस दे देगा। मैं तुम्हें बताता हूं, हमारे यहां ना जैसे हम जब सिस्टम देख रहे होते हैं, सही है प्लीज सुनना, हमारे यहां जब हम सिस्टम देख रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक बंदे को अक्रूवल बुक करना, याद है मैंने आपको एग्जांपल दी थी पीडीसीएल की, लायबिलिटी तब तक नहीं बुक होती जब तक इनवॉइस वेंडर अप्रूव ना करे। नहीं यही बात समझ? देखो फॉर एग्जांपल मैं एक लायबिलिटी बनाना चाहता हूं, पहले तो हम उसको लिंक करते हैं पेमेंट साइकिल से, एग्रीड?
पेमेंट कब होगी? जब सीएफओ बोलेगा लायबिलिटी का है। लायबिलिटी कब आएगी? जब वेंडर अपलोड करेगा। अच्छा, हमने एक बंदे को एंट्री बनाने के राइट दे दिए तो उसने पेबल बुक कर लिया। अब चाहे वेंडर ने इनवॉइस भेजी या ना भेजी, वो सीएफओ के बाद जाके उसको इनकैश करा लेगा। तो ये तब हुआ ना जब आपने अनऑथराइज एक्सेस दे दिया। अगर एक बंदा रिव्यू कर रहा होता और ये मैकेनिज्म चेक कर रहा होता तो वो बोलता भाई ये इतने लोगों को इस चीज का एक्सेस दिया हुआ क्यों है, जरूरत ही नहीं है। पर यहां पे मुसीबत क्या है? एक ही बंदा उसको मैनेज कर रहा है और कोई रिव्यू मैकेनिज्म नहीं है। अगर रिव्यू मैकेनिज्म होता तो हम ये कहते हैं कि इनके पास एक्सेस होना ही नहीं चाहिए, ये इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। तो ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी बता दो कि ये बात समझ आती है जल्दी से। सर जो एंट्रीज जो बना रहा होता, वो क्या कह रहे हैं भाई? इकरा कह रही है सर एंट्रीज जो बना रहा होता रिव्यू करता कोई दोबारा, बिल्कुल मेकर चेकर प्रिंसिपल। ये तो मैंने आपको जेई के कंट्रोल सिखाए थे भाई, वो भूल तो नहीं गए ना? वो एग्जाम में आ सकते हैं कि जर्नल एंट्रीज के ऊपर क्या कंट्रोल होते हैं कि अच्छा एक एक करके पूछते हैं, बता जल्दी। जर्नल एंट्री के ऊपर क्या कंट्रोल होते हैं, जल्दी बताओ। जर्नल एंट्री की कंट्रोल्स अल्लाह के बंदो तुम लोग ना मतलब बिल्कुल डेंजर जोन में हो। जर्नल एंट्री की कंट्रोल, जेई की कंट्रोल जाके एक बार देख लेना। नहीं, मैंने आपको सिखाया था डिस्क्रिप्शन देखो, यही तो बेवकूफ़ी है। अबे जेई टेस्टिंग नहीं कह रहा हूं मैं यार, बेवकूफ़ी वाला जवाब दे दो यार, बिल्कुल पेपर करीब हटा दो बिला वजह। इधर सुनो, जेई टेस्टिंग नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं जर्नल एंट्री पे क्या कंट्रोल होते हैं, फंस जाओगे पेपर में उसने पूछ लिया तो। अब मैं सुन लो ना मेरी, अभी फजूल चवले मारो नहीं तुम लोग, सुन लो पहले बात। मैंने तुम लोगों को सिखाया था एक एंट्री का मैनुअल होना चाहिए कि ये बंदा ये एंट्री ऐसे करेगा, इस कोड में जाके करेगा, पूरा मैनुअल होना चाहिए, लिखा हुआ है बुक में। दूसरा, ट्रेनिंग होनी चाहिए कि एंट्री ऐसे ऐसे बनानी है। एंट्री सपोर्टेड होनी चाहिए बाय द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। डेप्रिसिएशन है तो कैलकुलेशन होनी चाहिए, इनवॉइस है तो इनवॉइस होनी चाहिए। फिर एक बंदा एंट्री बनाएगा, दूसरा बंदा उसको अप्रूव करेगा। और भाई ये कंट्रोल्स होते हैं जेई के। यार खुदा के वास्ते तुम लोग फंस जाओगे। मैं तुमसे पूछ के आ रहा हूं, तुम मुझे बता दो जेई टेस्टिंग। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम मुझे बताओ जनरल एंट्री पे कंट्रोल्स क्या होते हैं, तुम मुझे बोल रहे हो जेई टेस्टिंग कर लेंगे। अजीब बेवकूफ लोग हो यार। भाई खुदा के वास्ते एग्जाम में भर नहीं मार के आना, वो मैं तुम्हें एडिशनल सिखाया है। ये कोई नहीं कराता, पता ही नहीं होता तो कराएगा कहां तुम्हें? मैं तुम्हें अलग चीजें कराई है, जेई की स्पेसिफिक कराया है, जेई का ओवरऑल। तुम मुझे बोल रहे हो राउंड नंबर, डिस्क्रिप्शन वगैरह एक्सेट्रा। ओ भाई वो तो तब होता है जब तुम जेई टेस्टिंग कर रहे होते हो, वो भी ओवरऑल। कल की क्लास में मैंने तो तुम्हें ये भी सिखाया कि स्पेसिफिक जेई टेस्टिंग क्या होती है, कि मैनुअल एडजस्टमेंट तो नहीं हुई रेवेन्यू के अंदर, उसने तो कहीं एंट्री नहीं बनाई जिसको बनानी। ये लिख सकते हो यार, ऐसे नंबर मिलेंगे, तुम्हारी सोच है भाई। अगर फ्रॉड रिस्क है मुझे रेवेन्यू में, तो मैं रेवेन्यू का जनरल लेजर उठाऊंगा। मैं पूरा जनरल लेजर क्यों नहीं उठा रहा? मुझे रिस्क कहां पर है? वेयर एंड हाउ, वेयर इन द रेवेन्यू, हाउ मैनुअल एंट्रीज हो सकती हैं, उसने बनाई हो जिसने बनानी नहीं चाहिए, वीकेंड में बनी हो, अनयूजुअल आवर्स में बनी हो। पर अब मैं स्पेसिफिक जा रहा हूं। स्पेसिफिक तो स्पेसिफिक बात करेंगे। पहले बताओ बात समझ आती है? खुदा के वास्ते इसको याद रखना। चलें ओके, रेवेन्यू की मैनुअल एंट्रीज बिल्कुल ऐसा है। तो यार खुदा के वास्ते यार ये नहीं करो भाई, मतलब इतनी प्रैक्टिस ज़ाया हो जाएगी पूरी। जब सवाल टारगेटेड होता है तो जवाब भी टारगेटेड होना चाहिए। तुम रिक्वायरमेंट नहीं समझ रहे हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि जेई पे क्या कंट्रोल्स होते हैं, तुम बोल रहे हो जेई टेस्टिंग। तो दोनों में फ़र्क है, याद रहेगी ये बात? तो प्लीज़ को मार्क कर लो कि वो याद करके जाना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो पूछ ले कल को, वो बच्चे बोलेंगे हम तो कंट्रोल करके आए थे, उसने जेई पे कंट्रोल्स पूछ लिए, तो तुम्हारे पास तो एक प्लस पॉइंट होगा लिखने के लिए। क्लियर है? चलें ओके आगे। अच्छा अब हम ये कह रहे हैं हमारे पास यहां पे ऑल टुगेदर यहां पे लिखा हुआ था एक्सपायर्ड अकाउंट्स रिमेन एक्टिव, याद है? वो कह रहा था वो बंदा खुद बताता है कि मैं चला गया। ओ भाई एचआर को इंटीमेट करना चाहिए, वो क्या उसके बताने का वेट करना चाहिए? अच्छा अगर उसके पास एक्सेस है उसके जाने के बावजूद भी तो क्या मुसीबत है? वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन पे एक्सेस रखता है, वो कोई भी एंट्री पार्क कर सकता है जिसका हमें कोई खबर नहीं होगी। पहले बताओ बात समझ आती है?
चले सर, लीवर्स वाला फ्रॉड रिस्क नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, पर जरीशे यहाँ पे मैं आप सबसे पूछता हूँ, बच्चों ये बताओ, हियर वी आर कंसर्न्ड अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क या डेफिशिएंसीज? रिक्वायरमेंट को पिक करें। मैं आपसे बोलता ना, इस सिचुएशन में आप मुझे रिस्क निकाल के दें, तो भाई जहां कंट्रोल नहीं होता वहीं फ्रॉड के चांसेस होते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या होती है यार, हमने काम ही इस पे किया भाई। तो रिक्वायरमेंट ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिशिएंसीज, और ये वाइड ऐसा यूनिक सवाल है, तुम्हें पूरी बुक में भी नहीं मिलेगा कि जनरल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसीज। तो मैंने कोशिश ये की है चलो वो एरिया भी कवर कर लें, मतलब मैक्सिमम ही बंदा कर सकता है ना, नजूमी तो नहीं है कि उसको वो क्या सोच रहा है। हर एक चीज कर ली, रिपोर्ट कर लिया, स्ट्रेटजी के सवाल कर लिए, मटीरियलिटी देख ली, रिपोर्ट दे दी बना के, बोला इसमें गलतियां निकालो, एथिक्स के पता नहीं कौन कौन से सिनेरियो की हैं, याद है ना। तो अब इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो लगेगा, ऐसा नहीं है कि यार। और अब नहीं, कहने का मतलब ये है कि यार सोचने का तरीका तो आ गया ना, कोई ना कोई चीज तो गेम है ना, समझ आए कि भाई ये हिट हो रहा है इस सवाल में। अब जैसे कल रिस्क का सवाल था, टैक्सेशन पीबीडी का परसेंटेज, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, और मैंने 2-3 चीजें तुम्हें सिखाई हुई हैं कि अगर तुम्हें रेंट एक्सपेंस दिख रहा है तो IFRS 16 का रिस्क, वो लोग मिस कर जाते हैं। करीब करीब सेल बुक हो रही है, फ्रॉड का रिस्क। आर्म्स लेंथ पे नहीं हो रही है, RP का रिस्क। तो भाई अवेयर रहना है, लिखोगे नंबर मिलेंगे, सही है। तो ये सेशन है इसलिए कि हमें कंक्लूड जरा अच्छे से कर लें। चलें ओके, तो पहले बताओ एक्सपायर्ड अकाउंट्स का मतलब समझ आता है, रीड कर लेते हैं। लीवर्स आर रिमूव फ्रॉम द सिस्टम वंस दे इंटीमेट दैट दे हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। आगे, लीवर्स में रिटेन एक्सेस इवन इफ दे हैव लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, दिस में रिजल्ट इन डेटा लीकेज और अनऑथराइज्ड एंड ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कंप्लायंस वायलेशंस। भाई उसके बाद डेटा होने नहीं चाहिए, वो गया तो मतलब गया, उसका एक्सेस रिवोक हो जाना चाहिए। इसको हम कहते हैं एक्सेस मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? और कोई आपको बोले चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, तो आप बोलेंगे चेंज मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर मैंने सिस्टम में कोई चेंजेस करा है। एग्रीड है? अच्छा जी, इंप्लीमेंट ऑटोमेटिक अकाउंट एक्सपायरी मैकेनिज्म। मैं तुम्हें EY का बताता हूं, अभी बीच में मैंने रिजाइन किया था ना जाने के लिए, तो भी उन्होंने मुझे कहा डायरेक्टर बना देंगे, तो मुझे ईमेल आ गई थी कि आपका अकाउंट इस दिन डीएक्टिवेट हो जाएगा। मुझे ईमेल आ गई थी आपका अकाउंट इस दिन, मैंने HR को रिप्लाई किया नहीं हो सकता, मैं जा ही नहीं रहा। कहने तो कंट्रोल था ना, तो मैं जैसे ही छोड़ता ऑर्गेनाइजेशन मेरा एक्सेस क्या हो जाता, तो मैं अगर ID पासवर्ड डालने की कोशिश भी करता मुझे एक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि वो एक्सेस क्या हो चुका है, रिवोक हो चुका है। तो पहले बताओ क्या ये बात समझ आती है, क्लैरिटी है? आगे, अच्छा, इनएडिक्वेट बैकअप एंड रिकवरी कंट्रोल्स, नो इंटरनल वेरिफिकेशन ऑफ बैकअप सक्सेस और रीस्टोर कैपेबिलिटी एज IT डिपार्टमेंट सोली। अच्छा, ये कोई अपने दिमाग से नहीं लिख रहा, मैं सवाल से उठाया है, और हमने सीखा भी है ये सवाल से डेफिशिएंसी उठाओ, उसको इंपैक्ट से लिंक कर दो। आगे क्या लिखा हुआ है, दिस में लीड टू इनएबिलिटी टू रिकवर ड्यूरिंग द सिस्टम फेलियर। भाई अगर सिस्टम फेलियर हो गया, मैं बैकअप देखते जाऊंगा, होगा ही नहीं। हम आश्रय में बैठे में 2 महीने का बैकअप पड़ा हुआ है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है, गए तो बैकअप ही नहीं है। इसकी तो बेहतरीन एग्जाम्पल ये है, अभी हमारे अनीक भाई जो हमने रखे ना नए, हमने उन पे रिलायंस की हुई थी कि भाई मैं जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स भेजूंगा आप उसका बैकअप बनाएंगे। अच्छा, आई वॉज सोलली रिलायंट ऑन अनीब, बट आई वेंट, कुछ था ही नहीं। मैंने कहा क्यों? बोला सर कुछ किए थे कॉपी, कुछ रह गए, तो फिर ड्राइव डिलीट हो गई। अच्छा, फिर ID कंट्रोल्स के देखो गेम क्या है, ड्राइव क्यों डिलीट हो गई? बोल रहा है मैंने अपने अंडर भी एक बच्चा लगा दिया था कि उसको कहा था कि तू लगा दियो कॉपी करके, उसने ड्राइव डिलीट कर दी, मतलब अनऑथराइज एक्सेस। वो तो उसके साथ मैंने क्या किया वो अलग बात है, सही है ना, और जो अब चल रहा है वो अलग बात है। तो कहने का मतलब है यार ये यू नीड टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। मैंने खुद लैकिंग की ना इस बात की, मैं तो रिलायंट था, सॉले को अलग छेदा मैंने। बोला अच्छा, सॉले ने मुझे कहा उसका काम है ना, काम उसका किसी का नहीं, तो आपने मॉनिटरिंग करनी थी। मैं क्वालिटी चीज़ों में लगा रहा हूँ, सवालात बना रहा हूँ, तो ये पेडी काम आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा। तो फिर बैठे ये लोग पूरे PDF निकाले, वापस से मेरे iPad से एक एक करके बैकअप बनाया, क्योंकि मैं जब जो भी पढ़ाता हूँ तो वो अगली अटैम्प्ट में वो बुक का पार्ट बन जाता है। भाई नई चीज़ें आती हैं ना, अब मैं बैठ के पागल हूँ वापस से वही चीज़ें कराऊंगा तो बुक में तो आएंगी ना, अगले को क्या फ़ायदा, फिर अगली बार से कुछ नया सोचेंगे। क्लियर है? तो खैर ये एक बेसिक एग्जाम्पल। अच्छा जी, अब
अच्छा, मोहम्मद उमर कह रहे हैं कि मेरी सेकंड अटेम्प्ट ना होती तो मेरिट पक्का था। चलो कोई भी नहीं, पास तो ही जाएगा ना तो इंशाल्लाह। चलें जी, ओके इधर। अच्छा भाई, अब पहले बता दो, ये बात समझ आती है बैकअप वाली। अब एक आखिरी जो गवर्नेंस का इन्होंने भी पिक किया था और बहुत सारे बच्चों ने पिक किया था, इट सीम्स दैट द मुदस्सिर लिमिटेड डज नॉट हैव independent audit and formal oversight mechanism. This has resulted in concentration of authority with, यानी CIA के पास ही सारे पावर हैं जो आपने अलग अलग तरीकों से लिखा, क्योंकि डिसीजन भी यही ले रहा है, मॉनिटरिंग भी यही कर रहा है, जबकि अगर कोई मिस्टेक हुई ये कभी भी सामने नहीं आने देगा। तो क्या इसकी रिकमेंडेशन ये है कि ऑल टुगेदर एक कमेटी या डायरेक्टर्स अलग होने चाहिए जो इस चीज़ को मॉनिटर करें? अच्छा, वैसे बताता हूँ तुम्हें, यूजुअली लिस्टेड कंपनी में आईटी स्टीयरिंग कमेटी होती है। आईटी स्टीयरिंग कमेटी होती है, उसके हाथ में स्टीयरिंग होता है आईटी का। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ, आईटी स्टीयरिंग कमेटी का मतलब यही है कि वो सारे आईटी के मामलात देख रही होती है, उसको रिपोर्ट कर रहा होता है ये सीआईओ। अब तुमने इसी को बोर्ड का पार्ट बना दिया, तो मुझे बताओ क्या कोई अकाउंटेबिलिटी रही? या ये अपने फंड सामने आने देगा या छुपा देगा? दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। नहीं तो फिर बोर्ड, फिर ऐसा कोई होना कि मॉनिटर करता हो, कोई तो कह रहा हूं आईटी शेयरिंग कमेटी है। चले आगे, अब ये देखें, देयर शुड बी आईटी कमेटी ड्यूली एस्टैब्लिश्ड बाय द बोर्ड फॉर। भाई बोर्ड सारे काम नहीं करता, बोर्ड अपने अंडर कमिटीज बनाता है। चल जल्दी बताओ, बोर्ड जो कमेटी बनाता है एक ऑडिट कमेटी भी होती है जो किसको देख रही होती है? इंटरनल कंट्रोल्स को, और उसका इंटरनल ऑडिट का भी हेड होता है, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट किसको रिपोर्ट करता है? ऑडिट कमेटी को। ऑडिट कमेटी किसको बताती है? बोर्ड को। ये मैकेनिज्म होता है ना। और जो ऑडिट कमेटी का चेयरमैन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो आप यूं समझ लो कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, उसका भी एक हेड होता है ना, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट। ये हेड ऑफ आईटी है, तो हेड ऑफ आईटी किसी को तो रिपोर्ट करे ना। बोर्ड के पावर भी इसको दे दिए, खरीदने के पावर भी इसको दे दिए, तो ये तो फिर कुछ भी करेगा, तो गवर्नेंस नहीं है। एग्रीड है? चले ऑनलाइन प्लीज बताओ, बात समझ आती है? दिस इज अ बेसिक रिवीजन ऑफ जनरल कंट्रोल्स। बात समझ आती है? क्लैरिटी है? ओके। अच्छा, अब मुझे लगता है तुम्हें एक और तड़कता सवाल करना चाहिए, पर अभी करते हैं। पर मुझे एक बात बताओ जल्दी से, प्लीज मुझे एक बात बताओ, इस सवाल में 10 में से कितने आते हैं? विद ऑनेस्टी। 4 वाले भी हैं, 7 वाले भी, 8 वाले भी हैं। 7-8 तो आने चाहिए। देखो अंग्रेजी पे मत जाना, ये थोड़ी सी हैवी है। तो तुम्हारे आइडियाज उसने सही लिखे थे, बाकियों ने भी सही लिखे थे, आइडियाज मैच होने चाहिए, अंग्रेजी का कोई इशू नहीं है। सही है? चलें, बेहतरीन है। तो यानी इसमें आप लोगों ने गेम अच्छी कर दी। अच्छा, अब मैं सवाल की थीम बता देता हूं, पहले यह खुद सोचोगे, देख लो, ये खुद की चॉइस है, फिर जल्दी बता दो। चलो यहाँ पे खुद कह रहे हैं बच्चे खुद सोचेंगे, तो अब मैं क्या ही कर सकता हूं। अच्छा, रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, फिर मैं इसको पोस्ट भी करता हूं। अच्छा, आपको ये रेस्ट एश्योर्ड आपको चेक होके मिल जाएंगे। हम अभी आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज सुनिएगा। जो यहाँ पे करा देते हैं वो तो सही है। सुनो, रिक्वायरमेंट पहली देख लो, जिससे तुम्हें वैसे ही खौफ आता है। पहला क्या लिखा हुआ है? फॉर ईच आईडीजीसी वीकनेस सजेस्ट एटलीस्ट वन ऑल्टरनेटिव you could perform to mitigate the risk and obtain। अच्छा, रिक्वायरमेंट को फिर समझ लें। मैं कह रहा हूं कि अच्छा, ये तो मेरे से प्रैक्टिकली हुआ है ना, तो मैंने इसलिए किया भाई। ये सुनो, आपने जनरल कंट्रोल्स देखे थे, वहां पे आपको फेलियर मिले। अब आइडियली तो आपको ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए अगर कोई इस लेवल की बात हो, पर अगर चलो इतनी खतरनाक बात नहीं है, तो फिर आप उस चीज को वैलिडेट करने के लिए, क्योंकि आपका रिस्क मेरे ख्याल से कम हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया है, तो डिपेंडिंग कि किस नौयत का मसला है, उस पे आपने बड़े स्पेसिफिक प्रोसीजर करने के अगर वो काम जनरल कंट्रोल ने ना किया तो आप कैसे पकड़ते हैं उसको। कहानी समझ आई? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, बात समझ आ रही है? जल्दी से भाई, जल्दी से, कि अगर जनरल कंट्रोल में फेलियर है तो उसके जो भी इंपैक्ट्स होते हैं आप कैसे डिटेक्ट करते हैं। और फिर आगे क्या कह रहा है? How would these IDGC failure affect your overall audit strategy?
अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो इस बार स्ट्रेटजी पे ज़रा भारी हाथ रखेगा, और मैंने पिछले सेशंस के भी आपको लिंक दिए हुए हैं, पोर्टल पे भी हैं, उसमें भी स्ट्रेटजी का एक सवाल है, वो लाजमी करके जाना, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो स्ट्रेटजी से पूछेगा, तो प्लीज़ उस पर हाथ हल्का नहीं रखना। चलें, तो ये ज़रा आपके सामने एक सवाल है, रिक्वायरमेंट में बता चुका हूँ आपको, ऑडिट प्रोसीजर्स बताने हैं जो इसके एवज आप करेंगे, तो इसमें जेनरिक तो तुम्हारा बाप भी नहीं लिख सकता, बिल्कुल स्पेसिफिक, बिल्कुल स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक नहीं लिखोगे 0 मार्क्स। चलें, कोशिश करें, मैं भी ये पोस्ट भी करें, वो चेक हो के आपको लाजमी मिलेंगे, ये प्रॉमिस है। मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा, ये पूरा ही क्वेश्चन है राबेल, ये पूरा ही क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आ रहा है ना आपकी, ये पूरा क्वेश्चन है। एंड आई रिकमेंड एवरीवन के वहां पे पोस्ट भी करो सब, ताकि आपको इंडिविजुअल चेक होके मिले। ग्रुप में भी देख लें, भेज दिया मैंने। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये भी पूछ सकता है, क्योंकि सब्सटेंटिव पूछते हैं ना उसने, वो लिंक करेगा, बोलेगा सब्सटेंटिव बता दो। वैसे सब्सटेंटिव आप लिखते हैं किसी रिस्क के अगेंस्ट में, यहां पे वो रिस्क निकलेगा जनरल कंट्रोल के फेलियर के अगेंस्ट में। सब्सटेंटिव बेटा वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहा था, उसको तब पता लगा है। सवाल तो रीड कर। अच्छा अफसर, रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो ITGC यानी IT जनरल कंट्रोल के फेलियर हैं, इसको केटर करने के लिए आपको देखो, ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन पता थी ना आपको। ऑडिट रिस्क इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का मल्टीपल है, और फिर इसको केटर करता है डिटेक्शन रिस्क। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कंट्रोल रिस्क मेरा बहुत बढ़ गया, क्योंकि जनरल कंट्रोल ही फारिग हैं। तो जहां जनरल कंट्रोल फारिग हो रहे हैं, वहां पे आपको डिटेक्शन रिस्क कम करना होगा, काम करना होगा स्पेसिफिक। वो क्या काम होगा वो पूछ रहा हूं। हम तो प्योर वो जड़ पे जाके चले गए ना कि भाई ये मसला है। इसका जवाब कोई बुक नहीं, आपका दिमाग ही दे सकता है बस।
नूरुल्लाह खान खटक ने यही सवाल कॉपी पेस्ट करके भेज दिया। भंगी आगे लिख तो सही, क्या करेंगे प्रोसीजर। हादी वेरी गुड पिक यार, बिल्कुल सही लिखा है पहला तो तुमने। गलत उमर। प्रिविलेज यूजर अकाउंट्स का मतलब ये होता है कि उसके पास सारे पावर्स होते हैं, यानी हर एक एरिया का प्रिविलेज यूजर ये होता है। नहीं आमना गलत। अब आपने ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या गलत हो सकता था, तो मैं कैसे पकड़ूंगा अब उसको, क्योंकि अब तो ये हो चुका है। मुआज एक्सप्लेनेशन इज वेरी रॉन्ग। गलत जरीशे। एजाज भाई गलत। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, जो मैं तुम्हें बता दूं गलत लिख रहे हैं। लॉग ऑफ चेंजेस, देखो यहाँ पे सिस्टम चेंज नहीं हो रहा, एक बात समझें। लॉग ऑफ चेंजेस लिखना बड़ा गलत है ना। लॉग ऑफ चेंजेस का मतलब है आप सिस्टम चेंज कर रहे हो। सिस्टम चेंज करने का इख्तियार तो वैसे ही इसके पास नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं जो लोग चले गए उनके पास अभी भी एक्सेस मौजूद है। चलो एक डिस्कशन, एक मिनट सुनना। हमें ये देखना चाहिए कि देखो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि फॉर्मर एम्प्लॉय यूजर आईडी वर नॉट डीएक्टिवेटेड प्रॉम्प्टली आफ्टर। अच्छा वो ये बता रहा है कि एक्सेस लॉग शो कर रहा है कि 3 टर्मिनेटेड एम्प्लॉय अकाउंट्स वर एक्टिव फॉर वीक्स आफ्टर दे। अच्छा एक्सेस लॉग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो, सवाल को बड़ा केयरफुली पढ़ना होता है। एक्सेस लॉग का मतलब ये होता है कि 3 ऐसे एम्प्लॉय थे जिन्होंने टर्मिनेट होने के बाद भी सिस्टम में एंट्री मारी है। पहले तो बात समझ आई। तो एक्सेस लॉग का मतलब यह है हु एंटर्ड द सिस्टम, ये हम कह रहे हैं। अच्छा अब आपका रिस्क क्या है कि इन लोगों ने कोई 2 नंबरी ना की हो। एग्रीड। मैं सबसे पहले बोलूंगा भाई मुझे लॉग निकाल के दो इन 3 आईडीज का कि इन्होंने पूरे साल कितनी एंट्री बनाई है। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, लॉग निकाल के दो इन तीनों का कि इन्होंने अपनी टर्मिनेशन के बाद कितनी एंट्रीज बनाई हैं। सही है। जैसे ही आपने देखा कितनी एंट्रीज बनाई है तो आपको जो गलतियां हैं वो तो सामने सामने दिख गई। यही तो आपका सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर था कि इनको तो एंट्री बनाने की इजाजत ही नहीं है, तो वो सब आपके सामने आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल अ सब्सटैंडर्ड प्रोसीजर। तो आप बोलेंगे कि इन लोगों, अच्छा फिर इसमें प्रिविलेज राइट वाले भी हैं, तो उनका भी यही प्रोसीजर होगा कि हम लॉग लेंगे प्रिविलेज राइट वाला और फिर देखेंगे उसने क्या क्या किया सिस्टम के अंदर। भाई देखो अगर एक एम्प्लॉय चला गया और उसने फेक एंट्री बना दी सैलरी की किसी और बंदे के नाम की, तो पैसे तो उसको ज्यादा निकल जाएंगे। उस सेटिंग कर ले, बोले यार मैं तो हुई नहीं, यहाँ पे कुछ भी बनती थी, क्या मसला है। तो आपका पहला रिस्क ये होता है कि यार जिस बंदे का एक्सेस रिवोक हो गया वो क्यों एंट्री बना रहा है। तो आपका मिस स्टेटमेंट तो वही। अच्छा क्या बाकी मिस स्टेटमेंट नहीं होगी? होगी, पर जनरल कंट्रोल का फेलियर तो एक बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क है। तो आप पहले उसको केटर कर रहे हो।
कि यार अगर ये जनरल कंट्रोल फारिग के से एक्सेस रिवोक नहीं हुए तो हमारा रिस्क यही है ना कि उसको एंट्री बनानी, और बनी होगी तो मैंने सिंपल एक काम किया, अच्छा इसको मैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक को यूज करके आराम से टेस्ट कर सकता हूँ। कैसे? मैं फिल्टर लगा के, मैं सारे फिल्टर लगाऊंगा, इस पर कंपेयर कर लूंगा कितनी एंट्रियां इसने बनाई हैं, फाइनेंशियल इंपैक्ट पूरा पता लग जाएगा, और बोलूंगा सारी एंट्रियां रिवर्स करो। नहीं आई बात समझ? बात समझ आ रही है? तो ये गेम है इसके पीछे। और ये जो प्रिविलेज यूजर अकाउंट्स हैं, इन्होंने जो एंट्रीज बनाई हैं, इनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूं। अच्छा मैं बाकी नहीं देखूंगा, वो देखूंगा, इस पे मुझे ज्यादा रिस्क है, तो मैं बोलूंगा जो प्रिविलेज यूजर है वो कौन कौन सी एंट्री, उस पर अलग सैंपलिंग करूंगा। दिस इज व्हाट वी कॉल स्पेसिफिक जीई टेस्टिंग। ये होती है जनरल अनयूजुअल, जिसको नहीं बनानी चाहिए वो बना रहा है, यही तो गेम है। वो यहां से चीजें निकल के आती हैं। अब हम रट्टा लगाए हुए बैठे हुए होते हैं कि भाई अनयूजुअल डिस्क्रिप्शन ये वो, भाई वो अपनी जगह है, पर ये बहुत स्पेसिफिक है। आपको पता है कि प्रिविलेज यूजर है, उस प्रिविलेज यूजर के पास बहुत ज्यादा इख्तियार आते हैं। तो आपने क्या किया, पहले तो ये देख लिया कि प्रिविलेज यूजर जिस डिपार्टमेंट में काम करता है उसके अलावा तो उसने कोई एंट्री नहीं बनाई, उसको फिल्टर कर लिया। फिर आपने देख लिया जो एंट्री बनाई है क्या उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जेन्युइन एंट्री होनी चाहिए। क्योंकि इफ तुम सबसे पूछता हूं, इफ एंट्री इज नॉट सपोर्टेड बाय अ डॉक्यूमेंट, दैट इज अ फेक एंट्री, और होनी नहीं चाहिए। पहले बताओ कहानी समझ आती है, क्लैरिटी है जी? नहीं क्यों? सैंपल ऑफ टर्मिनेटेड एम्प्लॉय क्यों कर रहा हूं? 3 ही तो हैं, 3 में भी भंगी सैंपल करेगा। नहीं मैं कह रहा हूं, वो बता रहे हैं कि सिस्टम लॉग बता रहे हैं कि 3 ऐसे शख्स हैं, तो ये वही तो बता रहा है, जो काम हो चुका उसके आगे करना है ना। सही है, तुम ये लिखो उल्टा कि तुम तो बल्कि सारे एम्प्लॉयज निकालो जो रिजाइन हो चुके हैं। नहीं, आप ये बोलेंगे कि अगर आपने इतना ही लिस्ट वाली बात लिखनी है तो आप बोलो मैं सारी जो एम्प्लॉय की लिस्ट टर्मिनेटेड वो निकाल लूंगा और देखूंगा उन्होंने कोई डेट ऑफ टर्मिनेशन के बाद, तो वो लॉग आता है। पर तुम सैंपल क्यों कह रहे हो भाई? जब कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक यूज करके 100% कर सकता हूं, देन व्हाई सैंपल? इवन में पता है अगर उसने मिलियन एंट्रीज बनाई होंगी ना, मैं मिलियन भी देख सकता हूं। कैसे? मैं इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, उसकी टर्मिनेशन डेट लिखूंगा, इफ इसके बाद कोई एंट्री आई है तो वो सामने ले आओ, तो वो हर एम्प्लॉय के सामने आ जाएगी मेरे, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्लियर है? इस पे भी सैंपल करना तो मतलब अपने आप को फंसाने वाली बात है। क्लियर है? हाँ जी। सर ये हमने 3 आईडीज का लॉग ले लिया, हाँ कोई चीज पता चले कि उन्होंने ये कमिट फ्रॉड किया है? नहीं कमिट फ्रॉड नहीं किया, गलत बात नहीं पता लगी, ये तुम्हें किसने कहा? हमें सिर्फ ये पता लगा है कि वो सिस्टम में घुसा है। मैं वही कह रहा हूँ सर, इसने हमें बताया कि सिस्टम में घुस गया, सही, हमने सब्सटैंटिव किया और पता चल गया कि मतलब कोई चीज हुई है फ्रॉड। सही है, जिस जगह पे फ्रॉड हुआ वहाँ हमारा डिस्पर्स जाएगा ना, क्योंकि नहीं वो तो पकड़ लिया ना जो फ्रॉड हुआ है। रिस्क कहाँ पर? देखो रिस्क तो वैसे ही, देखो तुम बात को गलत लेके जा रहे हो, रिस्क तो वैसे ही बढ़ गया क्योंकि जनरल कंट्रोल फेलियर था, एंटर हुआ है, यही तो रिस्क है। अब तुम उसी को तो पकड़ रहे हो, वेयर एंड हाउ। वेयर, जहां जहां उसने एंट्री बनाई, हाउ एक्सेस करके बनाई। हम तो सीख ही रहे हैं ना भाई, हम तो फ्रॉड में क्या सीखते हैं? डिस्कशन अमंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, वेयर एंड हाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ससेप्टेबल टू फ्रॉड। तो तुमने बोला है जनरल कंट्रोल फारिग तो यहां फ्रॉड हो सकता है, कौन करेगा? हाउ, ये लोग करेंगे। कैसे करेंगे? एक्सेस करके करेंगे। यही तो सीखा, यही तो बात कर रहे हैं। इसके ऊपर तो बात ही नहीं करनी कोई, क्योंकि सिचुएशन यहां लेके आ रही है खुद, ये फ्रॉड ही तो है। पर अच्छा ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं, अभी मैं रिसेंट ऑडिट ही कर रहा था, उसमें उसके जो है ना राइट्स रिवोक नहीं हुए थे, हमने पकड़ लिया, हमारा रिस्क पता है खत्म हो गया। कैसे? हमने फिल्टर लगाया, हमने बोला इसने टर्मिनेशन के बाद कितनी एंट्रीज बनाई हैं, 0, बात वहीं खत्म हो गई। तो क्या मेरा रिस्क गलत था? तो क्या मैंने प्रोसीजर गलत परफॉर्म किया? सही किया, हटाओ उसको भाई, क्यों एक्सेस दिया हुआ है। क्लियर है? बाज़ औक़ात क्लाइंट जस्टिफिकेशन भी दे रहा होता है, खैर एग्जामिनर तुम्हारा यहाँ तक जाएगा नहीं, उसको पता भी होना चाहिए इसके लिए। खैर हमने एक बार पूछा भाई आपने एक्सेस क्यों दिया हुआ है, उसने बोला कि भाई टर्मिनेशन डेट ये थी। सही है, तो उसका नोटिस पीरियड भी होता है, तो वो जो सिस्टम में मार्क हुई है वो डेट हुई हुई जब उसने रिजाइन किया।
आप देख लें नोटिस पीरियड के बाद उसका एक्सेस रिवोक हो गया, वाकई हुआ था, मेरा रिस्क क्या हो गया, खत्म हो गया। तो भाई डिपेंड करता है कि वो क्या क्या रहा है, सिचुएशन क्या है और हम क्या कर रहे हैं। क्लियर है सर? हमने क्वेश्चन में ये क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम ही फर्म के पार्टनर हैं? इसलिए किया जाता है क्योंकि आप फर्म में जाके ये चीज़ें अप्लाई करेंगे, सही है। ऐसे तो जब तुम सीए फाइनल में आओगे ना, मैं तुम्हें बताऊंगा वहाँ पे सोचने का कैलिबर क्या होता है, तो दिमाग की धज्जियाँ उड़ा देगा। एक कंपनी है पेरेंट, उसकी 50 सब्सिडरीज हैं, मुझे उसमें देखना होता है हर एक सब्सिडरी में क्या क्या रिस्क आ रहा है, और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल ये बात पार्टनर होता है, तो उसको पूरी रिस्क असेसमेंट करनी होती है। तो ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें असल ऑडिट सीखना तो वो तो गेम अलग है। ये तो समझो उसकी बेस लाइन सेट कर रहा हूँ आज, और मैं बेस लाइन में भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही सिखाया तुम लोगों को, ताकि पेपर एटलीस्ट पास हो जाए। क्लियर है? अगेन दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन, कि तुम्हें समझ आएगी सोचने का तरीका। क्लियर है? चलें, ओके। चेक द लॉग ऑफ एंट्रीज मेड बाय द टर्मिनेटेड एम्प्लॉय, बिल्कुल सही है। अच्छा पहले बताओ, क्या पहली वाली चीज समझ आती है? हम खाली पहले वाले को रीड कर रहे हैं, खाली इस हद तक। इधर एक्सटेंड जर्नल एंट्री टेस्टिंग एंड लुक फॉर अनयूजुअल एंट्री स्पेशली दोज पोस्टेड बाय अकाउंट टाइड टू, और इसको लिखने का अपना अपना तरीका हो सकता है, तो हमने सिर्फ ये लिख दिया। आगे, ट्रेस ट्रांजैक्शन बैक टू द सोर्स डॉक्यूमेंट टू कंफर्म वेदर दे आर, अभी ये मैंने बताया कि ये एंट्री अगर बनाई हुई भी तो क्या वो लेजिटिमेट एंट्री है, और जो लेजिटिमेसी कैसे पता लगती है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से। अगर वो डॉक्यूमेंट ही नहीं है पीछे, तो क्या मैं ऑडिट सही कर सकता हूं? नहीं। आगे, परफॉर्म डेटा एनालिटिक्स टू आइडेंटिफाई अनयूजुअल पैटर्न्स इन एक्सेस और ट्रांसफर वीक लेट आज, यानी वो वाली बात जो जेई टेस्टिंग में, कि भाई अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि कोई अनयूजुअल आवर्स में तो एंट्री नहीं पड़ी है, तो वहां पे रिस्क ज्यादा होता है, वीकेंड में नहीं होनी चाहिए, वहां पे क्यों एंट्री पड़ रही है? तो ये वो, अच्छा तीसरा वाला नहीं भी लिखते कोई इशू वाली बात नहीं है, ऊपर वाले दो वाले स्पेसिफिक हैं। अच्छा अब जरा हम आते हैं अगले पे, वो कह रहा है नो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन। इसमें मैं एक टेक्निकल सवाल पूछूंगा, ऑनलाइन में तो थोड़ा सा अवेयर रहना, और आप सब भी बहुत टेक्निकल सवाल पूछूंगा, बता दिया तो गेम ही अलग हो जाएगी। सुनना, नो फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन or approval process for changes made to the accounting module of, वापस कह रहा हूं, क्या क्या चेंज हुआ सिस्टम में उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और कोई अप्रूवल भी नहीं है। होना चाहिए था, होना चाहिए था ना। जनरल कंट्रोल है कि क्या चेंज हुआ, पूरा डॉक्यूमेंट अप्रूवल होना चाहिए था, लाइव टेस्टिंग होनी चाहिए थी बिफोर गोइंग लाइव, वो सारी चीजें होनी चाहिए थी। ये तो हो गया। मुझे कैसे पता लगा होगा चेंज हुआ है? लॉग से। किससे पता लगा होगा? लॉग से। एक कंट्रोल चल रहा है कि चेंज हुआ है प्रोग्राम में, बट क्या हुआ है ये नहीं पता। पहले बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, जल्दी से खुदा के वास्ते ये बात समझ आती है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ओके, यहां तक बात समझ आती है। मैं अगर तुमसे ये कहूं और मैं जैसे पूछूंगा, बताएगा जानी तू बताएगा अहमद जी, अगर ये लॉग ना होता कि किस सिस्टम में चेंजेस हुए हैं, तो हम क्या करते? एक मिनट सोचने दो उसको। फिर नहीं, मुझे नहीं पता कौन सा केस है, आप इसका जवाब दें कि अगर लॉग ना होते, मुझे यहां पता है कि चेंजेस हुए हैं, पर क्या चेंजेस हुए ये नहीं पता। एग्रीड? मैं आपसे पूछता हूं, अगर लॉग ना होते कि चेंजेस हुए भी हैं सिस्टम में, नहीं हुए? ये क्या है? स्कोप लिमिटेशन। नहीं, एक्सेप्ट तो आप कर चुके हो, तभी यहां तक पहुंचे हो। स्कोप लिमिटेशन इस नेचर की है कि सब्सटेंटिव अलोन। हाँ, तो अब अगर ये यहां से सवाल पूछा ना उसने, वो पूरा रिपोर्ट तक लिंक करेगा, ये पूरा हिसाब किताब ये है, तो निकलती है स्कोप लिमिटेशन। अब अच्छा, मेरे लिए इतनी परवेजिव नेचर की स्कोप लिमिटेशन होगी, व्हाट हैज हैपेंड आई डोंट नो। अच्छा, इसमें मुझे ये तो पता है कि चेंजेस हुए हैं, पर क्या हुए हैं ये नहीं पता। इसका हल ये है कि मैं लॉग ऑफ चेंजेस ले लिया कि जो जो हुए हैं, मतलब क्या हुए हैं ये नहीं पता, पर चेंजेस हुए हैं ये पता है। मैं एक काम ये करूंगा ना, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं,
ये तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर थी ये वाली बात कि इस पे काम क्या करना है। मैं ये करूँगा सर ये तो ये लॉक फॉर चेंजेस इन द सिस्टम ही हुआ ना, नहीं किसने कहा? लॉक फॉर चेंजेस का मतलब है सिस्टम कैप्चर करता है कि चेंज हुआ है, पर क्या चेंज हुआ है? तो मैं वही कह रहा हूं ना, डेवलपर ने डॉक्यूमेंट किया होगा तो करेंगे ना। वो तुम्हारी नानी का लड़का है, बोलेगा हाँ भाई बता डेवलपर क्या हुआ। लॉग नहीं बना, चेंज देखो चेंज हुआ है वो उसने कैप्चर किया है, क्या हुआ है ये नहीं पता। अब जरा इसको यूं सीखते हैं सुकून से। इस चीज़ों को क्रिएट करने के लिए ना प्रैक्टिकल लाइफ में किया क्या है, मैंने बोला सही है, हमने पहले लॉग ऑफ चेंजेस ले लिया। लॉग ऑफ चेंजेस व्हाट इज चेंज उसका है ही नहीं ना, अप्रूवल है। अच्छा अब हमने कहा कि लॉग ऑफ चेंजेस अज्यूम करो 4 चेंजेस आए, कितने आए? ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ कितने चेंजेस आए, जल्दी से जानी। 4। मैंने कहा चेंज का लॉग का डेट आ रही होगी, उससे पहले सिस्टम कैसे फॉर्मूला बना रहा था, उसके बाद क्या बना रहा है पकड़ में आ जाएगा। चेंज कट ऑफ पे देख लो पहले कैसे परफॉर्म कर रहा था, लॉजिक्स को वापस से करके, ये तरीका है। पर ये इतना खतरनाक ऑल्टरनेटिव है कि बच्चा यहां तक पहुंचे जब तक। पर मैंने तुम्हें सिर्फ सिखा दिया कि मैं बिफोर चेंज, मुझे पता लग जाएगा ना लॉजिक क्या थी। अच्छा तो फिर क्या ये चीज तुम दोस्त चार विद गवर्नेंस को बताओगे? क्यों? और अगर तुम्हारा यहां पे टाइम बहुत ज्यादा लगा है, कैम भी आएगा। तो एविडेंस तो मिल रहा है ना, अगर मिलता ही नहीं तो स्कोप लिमिटेशन, और स्कोप लिमिटेशन में कैम आता ही नहीं है। सही है भाई, सब चीजें लिंक हो गई, प्रोसीजर वगैरह सारी चीजें। अच्छा सर कोडिंग सिखा दें पहले ऑडिट सीख लो इंशाल्लाह। अगर तुम में से कोई ईवाई आता है तो लाजमी सिखाऊंगा कि उसमें कोडिंग कैसे होती है, हम स्क्रिप्ट्स कैसे एंटर करते हैं, स्क्रिप्ट्स डालने के बाद आपको कैसे पता लगता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। वो पूरी स्क्रिप्ट्स होती हैं, कोड्स होते हैं जो हम सिस्टम में एंटर कर रहे होते हैं। पर अगेन वो एक आगे की बात है ना, तुम्हारे सी फाइनल में कोडिंग स्क्रिप्ट्स का चक्कर है, पर वो तुम्हें पता होना चाहिए रियल लाइफ में होने के बावजूद कि भाई कैसे सिस्टम ऑपरेट करते हैं। वो तब की तब देखेंगे। अभी हम जरा ऑडिट सर नहीं, पाइथन इज नॉट द सेम थिंग, पाइथन इज द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। सही है, वो अलग है। अच्छा ये आ गया भाई, आगे चलें। बिल्कुल, तो हम देख लेंगे ना कि यार कोडिंग जो हुई है पहले और बाद की। अच्छा इसमें हम ये भी कर सकते हैं, वी में कंसिडर अपॉइंटिंग द आईटी एक्सपर्ट। एक्सपर्ट नहीं भंगी, वो पूरा लिखना है, पता चले लिख के आया लॉयर को ले आएंगे। नहीं भाईजान, होशियारी नहीं, जो है बंदा वो आईडी एक्सपर्ट है। अब तेरे घर में नलिका खराब है तो तू क्या कार्बोरेटर बनाने वाले को लेके आएगा भंगी? प्लम्बर को लाएगा ना, अनलेस कि कोई ऐसा बंदा हो सारे काम करता हो। चलो खैर आगे नहीं जाते इस पे। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, पहले बताओ दोनों चीजें क्लियर हैं? अब इसको जरा रीड कर लेते हैं। इधर वी परफॉर्म क्रिटिकल कैलकुलेशन टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द, इसमें आप कट ऑफ का लिखेंगे, कट ऑफ से पहले और कट ऑफ के बाद क्या करना है। क्रिटिकल कैलकुलेशन जो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। अच्छा चेंज तो सिस्टम कैलकुलेशन का ही हुआ होगा ना। अच्छा फॉर एग्जांपल एक जो फिक्स एसेट वाला है वो कह रहा है यार मुझे डेप्रिसिएशन के लिए जो लाइफ है वो चेंज करनी है, तो सिस्टम तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है, पर वो तब करेगा ना जब उस सिस्टम चेंजेस हों, हाँ या नहीं? तो हमने पहले देख लिया, बाद का देख लिया, तो हमें पता लग गया चेंज क्या। पर अगेन दिस इज द डेफिशिएंसी, हमें ये पता करना था कि हुआ क्या है। मुझे लगता है इस एरिया में जहां जहां चेंज हुए वहां पे तुम्हारे सैंपल साइज कम होंगे। क्यों? रिस्क ज्यादा है। बात समझ आ रही है? तो ये ओवरऑल बात हो गई। चलें, अच्छा ये पता है मैं क्यों बकवास कर रहा हूं, क्योंकि नीचे दूसरी रिक्वायरमेंट देखो, हाउ दीज ITGC फेलियर अफेक्ट योर, एंड मुझे लगता है तुम कंट्रोल्स पे रिलाय करोगे। ये सारी बातें लिखनी होंगी एग्जाम में। नहीं, अबे रेट ऑफ डेविएशन तो चर्सी, देखो ये तुमने फिर भंड मारा ना। नहीं, तुम बात समझो, तुमने फिर ब्लंडर मार दिया बहुत बड़ा।
आपको मैंने ये सिखाया था कि आप कंट्रोल्स पे रिलाय ना करने का डिसाइड कर लेते हो तो ये सारी चीजें तो नीड ही नहीं है भाई। आप कह रहे हो मैं मतलब रेट और डेविएशन, अबे तू कंट्रोल पे रिलाय कर नहीं रहा तो तू टेस्ट भी नहीं करेगा। तुम कंट्रोल पे रिलाय कर रहे हो तो टेस्ट क्यों करोगे? यू हैव डिसाइडेड एक्चुअली नॉट टू रिलाय ऑन द कंट्रोल्स, क्योंकि जनरल कंट्रोल ही फायदे हैं। बात समझ आ रही है? तो आप फिर ये क्यों कहोगे कि भाई मैं टॉलरेबल रेट और डेविएशन निकालूंगा? भाई किसके लिए निकाल रहे हो जब टेस्ट ही नहीं कर रहे? भाई आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने अब कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, सब्सटेंटिव कंट्रोल स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करना, तो बस दैट्स इट, वो हो गया डिसाइड। क्लियर है? आखिरी चीज, बैकअप लॉग शो इनकंसिस्टेंट बैकअप फॉर जनवरी एंड फेब। The company experienced a partial system outage in early March and data from the previous 2 weeks had to be re-entered manually. अच्छा हुआ क्या? सिस्टम फेलियर हुआ, ऐसी बात है, पीछे का डेटा गायब हो गया। अब उन्होंने बोला बैकअप चलाने लगे तो था ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, वापस से बैठ के एंट्रियां पार्क की हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस पर सब्सटेंटिव क्या करोगे? जिस पीरियड में ये फेलियर था उस पीरियड की बहुत सारी एंट्री सेलेक्ट करना और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से क्यों कर रहे हो वाउच? अच्छा तो आगे के जो महीने हैं उस पे काम नहीं करोगे? इस पे क्यों ज्यादा कर रहे हो? रिस्क ज्यादा है। समझ आ गई है आपको? यहां पे डेटा का मसला है। अच्छा कंप्लीटनेस का इशू है, एक्यूरेसी का इशू है, तो जहां इशू है वहां पे आप काम कर रहे हैं। पहले बताओ गेम समझ आई सवाल की? अच्छा था कि जनरल कंट्रोल से सब्सटेंटिव से रिपोर्ट ओवरऑल चलें। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, यहां पे इंपैक्ट ऑन ओवरऑल स्ट्रेटजी भी देख लो प्लीज, मतलब आगे चलें, बेहतरीन से सुनो। शिफ्ट फ्रॉम कंट्रोल लाइन्स टू सब्सटेंटिव टेस्टिंग, इंक्रीज सैंपल साइज फॉर स्पेशली कंप्लीटनेस एंड रिड्यूस एनालिटिकल प्रोसीजर रिलायंस। यानी आप जो सिस्टम की रिपोर्ट निकाल के अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, सिस्टम ही फाड़ेगा तो उस पर रिलाय क्यों करोगे? इधर फोकस ऑन मैनुअल वाउचिंग, री परफॉर्मेंस, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तुम बोल रहे हो कि भाई अब इसके इंटरनल रिकॉर्ड्स समझ नहीं आएंगे, तो एक्सटर्नल सोर्सेस से आपके एविडेंस आपको ज्यादा रिलायबल मिलेंगे। तो ये आपकी ऑडिट स्ट्रेटजी में जो है चेंजेस आएंगे। पहले बताओ बात समझ आई? क्लैरिटी है? तो होपफुली आपको गेम समझ आए कि कंट्रोल्स का सवाल वो कैसे पूछ सकता है। तो मैंने आज का फोकस जो रखा था वो ये रखा था कि भाई आप ऑल टुगेदर जनरल कंट्रोल्स पे कैसे खेल सकता है वो, मतलब ये एक मैक्सिमम लेवल है। वैसे तुम अगर पास पेपर देखो ना, वो बोलेगा कंट्रोल्स ओवर इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सिस्टम बता दो जनरल, तो तुम बोलोगे आईटी स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए और फिर लाइव होना चाहिए। इतना सा उसने पूछा था। हम ज़रा उससे एक लेवल आगे निकल चुके हैं। सही है? तो आई होप आपको ये बात समझ आती है। सही है? अच्छा अब आगे की स्ट्रेटजी, पूरा कोर्स रिवाइज करो, मैंने वीडियो भी बना दी है उसकी, तुम लोगों को बताता भी रहता हूँ कि 3 साढ़े 3 घंटे 4 घंटे का तुम ऑडिट को दे रहे हो, 2.5 घंटे लिखने के, 1 घंटा रिविजन का। और रिवीजन में ये नहीं कहता कि बुक को याद नहीं करना, रीड नहीं करना, रीड करना, अच्छे से मेमोराइज करनी है चीज़ें। तुम्हें वो भी बता दिया क्या क्या याद करना है, ये लेके चलना है तुम्हें। सही है? अच्छा अब मैं फिर 2 दिन इस्लामाबाद जाऊंगा। सही है? तुम 2 दिन अच्छे से रिवाइज करो, हम वापस से सेशन कंटिन्यू करेंगे। पर अब मैं बताऊंगा नहीं कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, अब जो है सरप्राइज है। अब हो गया ना, मतलब तुमने बोला कि ये भी करा दो वो भी करा दो, सब हो गया। सही है? तो आई होप मैंने हक अदा किया, मैं अभी भी करता रहूँगा। सही है जी? तो हूँ तुम्हारे साथ यहाँ पे, आगे भी जो कन्फ्यूजन हो पूछते रहो। 2 दिन बाद मतलब वैसे भी फ्री हो ही जाऊँगा, पर 2 दिन बाद मैं फुल फ्लैच इंशाल्लाह फ्री हो जाऊँगा। वो जो वहाँ पे मामला फंसा के आया वो सही कर लें जाके। सही है? तो खैर आई होप कि आपको ज़रा इस्लामाबाद में मीटअप बिल्कुल कर सकते हैं इस बार इंशाल्लाह, क्योंकि इस बार थोड़ा टाइम होगा। तो मैं बस 2 दिन बाद, पर मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि जो 2 दिन बाद सेशंस होंगे उसमें मैं थोड़ा पेपर स्पेसिफिक जाऊँगा। 4 सवालात का टाइम रखेंगे, सॉले को बुलाऊंगा और हाथ के हाथ चेकिंग होगी, कहानी खत्म। क्या कहते हो? सही है? पर फिर आपने पूरा रिवाइज करके आना है। क्लियर है? चलें मिलते हैं जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।